उस दिन के इंसिडेंट के बाद मैं 2 दिन तक घर पर ही रेस्ट कर रहा था। उन 2 दिनों में यान कोंग शैन ने एक वाटरमेलन भेजा, 2 सी क्रैब्स भेजे, एक पुरानी हेन भेजी और बिस्किट्स और मिल्क तक, जैसे मेरी छोटी सी चोट पे पूरा राशन डाल के सिंपैथी दिखा रहा हो। सच बोलूं तो मेरा बस थोड़ा सा स्किन रब हुआ था। 2 दिन में स्कैब भी बन गए। अगले कुछ दिनों में तो मार्क भी गायब हो जाएगा। और ये बंदा लगातार गिफ्ट पे गिफ्ट भेज रहा है। अगर इनकी कीमत गिनूं तो 1000 युआन के आसपास तो हो ही जाएगी। और मुझे असली में शर्म आने लगी थी। पर दादाजी तो बिल्कुल अलग ही ज्ञान दे गए। उन्होंने बोला, बेटा ये इंसानी रिश्ते होते हैं। अगर तू उसका गिफ्ट रिफ्यूज करेगा तो उसे लगेगा कि वो हमेशा तेरा डेटर है और गिल्टी फील करेगा। और याद रख, कोई भी आदमी पसंद नहीं करता कि वो किसी का डेटर बन के रहे। जितनी जल्दी हो सके इंसान अपना उधार चुकाना चाहता है, वरना ये फेवर एक दिन ग्रीवेंस बन जाता है। और मैं किसको बताऊं कि मेरी क्या सोच थी, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही ये था कि वो मुझ पे थोड़ा सा उधार रखे, थोड़ा सा गिल्टी फील करे, ताकि हमेशा मुझे वो याद रखे। मेरी ये हल्की सी सेल्फिश सोच, मैं बस अपने अंदर मम्बलिंग करके निकल गया। दादाजी तो सुन ही नहीं पाए। वो तो खुश होके तुरंत किचन में भागे और वाटरमेलन कट करने लगे। और फिर तीसरे दिन मैं बिल्कुल इम्पेशेंट हो गया और सुबह सुबह ही बुक स्टोर चला गया और शॉप के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यान कोंग शैन ने जैसे ही शॉप के अंदर कदम रखा तो मुझे वहां देख के क्लियरली स्टन्ड हो गया। बोला, 2 और दिन रेस्ट नहीं कर सकते थे? पर मैं बोला, नहीं, घर में बहुत बोर हो रहा था, ऊपर से एसी भी नहीं है। तो उसने बोला, मैंने जो बुक्स तुम्हें दिए थे क्या वो पसंद नहीं आए? सच तो ये था कि वो बुक्स उसने मुझे इसीलिए भेजी थी ताकि मैं घर पर बोर ना हो जाऊं। पर मेरी रियलिटी, मैं वो लड़का ही नहीं हूँ जो सच में बुक्स का दीवाना हो। मेरे लिए तो बुक्स बस एक एक्सक्यूज थी, एक प्रॉप थी, सिर्फ एक जरिया था उसके पास बैठने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और जब वो रीजन ही खत्म हो जाए तो चाहे किताब कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तो बस च्युइंग गम जैसी लगती है। टेस्ट गॉन, इंटरेस्ट गॉन। पर मैंने ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ बुक्स तो अच्छी थी, देखने में भी मस्त थी, लेकिन मुझे ना थोड़े क्राउड के बीच रहना है, फ्रेश एयर लेना है। घर में तो बोर हो गया था। 2 दिन से तुम लोगों को भी नहीं देखा तो मिस कर रहा था सबको। दिल के अंदर बस चुपके चुपके एक और चीज बोल रहा था कि थोड़ा इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स भी ड्रॉप कर दूं। बस दिक्कत ये थी कि चाहे दिल में कुछ भी हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे छुपाना भी पड़ता है। आखिर में कोंग शैन ने फिर प्यार से मेरे बाल खराब करते हुए बोला, ऑल राइट देन, वर्क हार्ड, शाम को घर साथ में चलेंगे। मैं खुश था। तभी वैन निंग कुछ हेल्प मांगने के लिए मुझे आवाज लगा रहा था। जाकर देखा तो वो एक पोस्टर हाथ में लेके खड़ा था। मैंने तुरंत वेंडिंग से पूछा, अरे ये क्या है? वेंडिंग ने एक पोस्टर पर ग्लांस लिया और बोला, ओ ये तो आइलैंड का फेस्टिवल परेड का पोस्टर है। रेन स्टॉपिंग फेस्टिवल 3 साल में एक बार होता है। लोग प्रार्थना करते हैं कि रेन स्टॉपिंग गॉडेस उन्हें बचाए और बड़े फ्लड्स ना हो आइलैंड पे। मैंने पोस्टर लिया और खोल के देखा। पोस्टर क्लियरली पिछले फेस्टिवल की फोटो थी। दोनों साइड्स पे भीड़ लगी हुई थी। बीच में एक वाइड रोड और उस रोड पे एक ब्लैक रेड सेडान चेयर जो 1 डजन स्ट्रॉन्ग आदमी उठा के ले जा रहे थे। उस सेडान के आसपास एक ब्लैक वुडन गार्ड रेल बना था। पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन, ऊपर एक बड़ी सी अम्ब्रेला और उसके नीचे एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ फिगर। पोस्टर में वो फिगर एकदम हेजी सा लग रहा था। वाइट ग्लो के बीच एक सेक्रेट सा इंप्रेशन, इतना होली, इतना एथेरियल, जैसे सच में कोई देवी खुद चल रही हो। मेरी आंखें बस उसी पॉइंट पे चिपक गईं। तभी वेंडिंग ने मेरी क्यूरियोसिटी देख के समझाया, वो है रेन स्टॉपिंग गॉडेस। हर 2 फेस्टिवल में नई चुनी जाती है, लेकिन एक ट्विस्ट है, वो लड़की नहीं होती। ये रोल सिर्फ एक लड़का करता है, वो भी 18 साल से छोटा। मैं वहीं फ्रीज हो गया। वेट, व्हाट? मतलब गॉडेस का रोल एक लड़का करता है? शॉक इतना बड़ा था कि पोस्टर में वो डिवाइन सा वाइट फिगर तुरंत ही मेरे दिमाग में ग्लिच कर गया। आधा गॉडेस, आधा ऑकवर्ड लड़का। वेंडिंग ने बस शोल्डर्स उचकाकर कहा,
पुराने से चला आ रहा है ये। पहले के जमाने में औरतों का बाहर आना जाना इनकन्वीनियंट था, तो गॉडेस बनाने के लिए एक्टर्स को बुलाया जाता था, और वो एक्टर्स हमेशा मेल ही होते थे, इसलिए गॉडेस भी मेल ही होते थे। मैं बस वहीं खड़ा सोच रहा था। कॉज एंड इफेक्ट इतना टाइट है कि इस पे डिबेट भी नहीं कर सकता। पोस्टर लगाने के बाद वेंडिंग कहीं काम से निकल गया और कैश काउंटर मुझे संभालने को कहा। दोपहर को मैंने कैश काउंटर संभाला और वेंडिंग लंच करने चला गया था। तभी सुनरुई बुक स्टोर में घुस आई। उसने जैसे ही मेरे फोरहेड पर बैंडेज वाला वाउन देखा तो सीधा मेरा फेस दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे किसने इतनी बुरी तरह मारा तुझे? मैं तुरंत उसके हाथ हटाते हुए बोला, हट ना, अपने आप गिरा था मैं, किसी ने नहीं मारा। और तू यहाँ क्या कर रही है? सुनरुई वहीं काउंटर पे टिक गई और साय सा स्माइल देते हुए बोली, अपनी गोल्डन एग्स में ही लेने आई हूँ। मुझे याद आया, पिछली दफा वेंडिंग ने एक किताब निकाल कर दी थी। मैंने ड्रॉर से निकाला और उसके सामने पटक दी। लो और पैसे दो काउंटर पे। सुनरुई ने किताब उठाई, फिर वेयर हाउस की तरफ ग्लांस मार के फुसफुसाई, वापस रख देना, मुझे तो चाहिए कि वेंडिंग मुझे खुद ये बुक दे। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तू सीरियस है? ये सब सही लगता है तुझे? सुनरुई ने गोल्डन एग्स पाम को एकदम प्राउड एक्सप्रेशन के साथ ऊपर उठाया और बहुत राइटिजियस टोन में बोली, प्लीज ऐसे कलर्ड ग्लासेस से मत देख मुझे, ये एक मास्टरपीस है, एकदम लिटरेचर का मिरेकल। सोचो कितने डाउजन होते हैं जो इस लेवल तक जा पाए। ये तो वैसे भी एक कल्चरल ट्रेजर है। मैंने बस उसे डेडपैन लुक देते हुए कहा, बस खुश रह तू। फिर मैंने किताब उससे वापस ले ली, लेकिन मैडम कैशियर पे टिक गई, क्लियरली वेंडिंग का वेट करने के मूड में थी। तभी उसकी नजर विंडो पोस्टर पे पड़ी। बोली, ओहो, तुम लोग भी फेस्टिवल का पोस्टर लगाते हो? पिछले 2 सेशन से तो पड़ोस के अंकल ल्यू का छोटा बेटा गॉडेस बना था, लेकिन मेरे डैड बोल रहे थे कि इस साल शायद चेंज हो जाए और इलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। मैं क्यूरियस हो गया, क्यों? सुनरुई ने एकदम मिस्टीरियस स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि अंकल ल्यू का वो बेटा अभी अभी 18 का हुआ है और पढ़ाई लिखाई में 0, ऊपर से उसने किसी का पेट भी बड़ा कर लिया है। मैं क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। सुनरुई ने विक्टोरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, वर्जिन ही नहीं रहा तो फिर गॉडेस कैसे बनेगा? मुझे एक और बात समझ आई कि गॉडेस का वर्जिन होना भी जरूरी है। कौन जाने, छोड़ो भी, छोटा सा शैतान है पर टेंशन देता है, तो मैं गुस्से से पागल हो गया था। तू टेंशन मत ले, कल सुबह मैं खुद ही पूछ लूंगा। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, सीधा सामने वुडन सोफे पे दादाजी और 2 अंकल टाइप कैरेक्टर्स बैठे गपशप कर रहे थे। मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि घर में गेस्ट हैं, तो मैं तुरंत थोड़ा रुक कर सीधा बो करते हुए बोला, नमस्ते। दादाजी ने आवाज सुनकर मुड़कर देखा, फिर मुझे बुलाया, आजा मियान मियान यहाँ। फिर बड़े प्राउड टोन में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये तेरे अंकल जैंग हैं, नेक्स्ट डोर ही रहते हैं, तू तो जानता ही होगा ना इन्हें। और ये हैं अंकल ल्यू, बचपन में देखा होगा, याद है क्या तुझे? अंकल जैंग तो मुझे याद थे, रोज दादाजी के साथ बैठकर दारू जो पीते थे। अंकल ल्यू का चेहरा भी थोड़ा फेमिलियर था, हाँ शायद छोटे में देखा था। मैं ओबीडियंटली बो करके बोला, नमस्ते अंकल जैंग। नमस्ते अंकल ल्यू। अंकल जैंग ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे एग्जामिन कर रहे हो, और थोड़ा इमोशनल भी लग रहे थे। फिर उन्होंने अंकल ल्यू से आंखों ही आंखों में कुछ बातें शेयर की, और मुझे जो सबसे शॉकिंग लगा कि उनके सर के ऊपर जो मूड वैल्यू दिख रही थी वो एकदम शूट कर रही थी ऊपर। मतलब ये क्या सीन है, सिर्फ मुझे देखकर इतनी खुशी। अंकल जैंग एकदम मुस्कुराते हुए बोले, आंखों के किनारे व्रिंकल्स भर गए, लाओ यू, कमाल है, तेरा पोता तो कमाल का निकला। अंकल ल्यू भी तुरंत एग्री कर गए, बोले, बिल्कुल, मेरे घर के उस बदमाश से तो 1000 गुना बेटर है। वाह लाओ यू, अब टेंशन खत्म। दादाजी ने अपने पुराने प्राउड टोन में चेस्ट थोड़ा फुलाया और फिर बोले, अरे ऑफ कोर्स, मियान मियान बिल्कुल अपने दादी पर गया है। तुझे याद है ना, उसकी दादी जवानी में आइलैंड की सबसे बड़ी ब्यूटी थी। मैं हैरान, ये लोग मुझे इंसान मान रहे हैं या कोई म्यूजियम का एग्जिबिट।
तीनों मिलकर अब मेरी शक्ल पे चर्चा करने लगे। दादाजी तो इतने फ्लो में आ गए थे कि अपने बेटे मतलब मेरे डैड को ही रोस्ट करना शुरू कर दिया था। बोले, अच्छा हुआ कि इसने अपने बाप से कुछ नहीं लिया, वरना तो गया था ये काम से। उसने तो दोनों के फ्लॉज ही इनहेरिट कर लिए थे। मैं बस कॉर्नर में बैठा सब सुन रहा था और दिल में डाउट और भी बड़ा हो रहा था। ये लोग आज मुझे देखकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? और तभी फाइनली दादाजी ने असली टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। दादाजी ने सीधा मुझे देखा और बोले, अब मियान, तुझे पता है रेन स्टॉप फेस्टिवल क्या होता है? मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन वेनिंग और सुनरुई के कंबाइंड साइंस लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत तो समझ आ गया था। मैं सर हिला के बोला, हाँ वही ना जो आइलैंड पे गॉडेस की ब्लेसिंग के लिए होता है, ताकि पानी जमा ना हो और बारिश से प्रॉब्लम ना बने। कहते हैं मिंग और जिंग डायनेस्टीज के टाइम पे आइलैंड पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। समर भर हवा और तूफान, क्रॉप्स तबाह, घर गिर गए, लोग बिल्कुल बेरोजगार और दुखी हो गए। मैजिस्ट्रेट की बस की बात नहीं थी, तो उसने लोगों को साथ लेकर भगवान के सामने पूजा की, काउटो किया और दुआ की कि कोई सेवियर भेज दे, और शायद उनकी सिंसियरिटी रंग लाई। कुछ दिनों बाद वाकई एक गॉडेस आसमान से उतर आई। अंकल जैंग ने धीरे धीरे टोन में बताया। वो गॉडेस एक सफेद फेदर कोट पहनी हुई थी। जैसे ही वो आई, आसमान के काले बादल गायब हो गए, बारिश रुक गई। सूरज जो कितने दिन से छुपा था, मोटे क्लाउड्स के बीच से निकल आया, और उस दिन के बाद से ग्रीन प्लम आइलैंड ने कभी पानी जमने की वजह से दुख नहीं देखा। फिर वो और भी धीरे हुए, बोले, जब तक गॉडेस रही आइलैंड हमेशा धूप से चमकता रहा, न कभी सूखा न कभी बाढ़। क्रॉप फल फूल रहे थे और लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन आखिर तो गॉडेस थी, उनका मिशन खत्म होते ही वो वापस आसमान चली गईं। अंकल जैंग की बात खत्म हुई तो अंकल लियू ने साय करते हुए कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कहा, लोग डरते थे कि फिर से तूफान ना आ जाए, और जब असली गॉडेस ही नहीं रही तो उन्होंने एक नकली बनाई, रेन स्टॉप फेस्टिवल। हर साल एक मिकोशी पे गॉडेस को बिठाते, नगाड़े बजाते और पूरे लोग स्ट्रीट पे ले आते, ताकि साल भर शांति और सुकून बना रहे। अंकल लियू ने यहाँ रुककर थोड़ा पर्सनल हो गए, फिर बोले, रूल्स ये थे कि हर 2 बार एक लड़के को चुना जाता जो आइलैंड पे ही पैदा हुआ हो, एक बार 15 साल पे और एक बार 18 पे, और हाँ, वर्जिन बॉडी होना भी कंडीशन है। वो एकदम से अपनी थाई पर जोर से हाथ मारते हुए बोले, और ये राउंड तो असल में मेरे बेटे का था, पर उसने क्या किया? अंकल लियू ने अपनी थाई पर फिर से जोर से हाथ मारा और गुस्से से कांप कर बोले, अभी इतनी सी उम्र में खुद के घर में पोता लाके खड़ा कर दिया, मेरे खून का प्रेशर बढ़ा के रख दिया है उसने। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंकल लियू को कंसोल करूं या उन्हें सीक्रेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया, बिल्कुल चुप रहना ही सेफ ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे, मेरे दिल में एक अजीब सा बैड फीलिंग घुस गया। उनके हर लफ्ज के पीछे जैसे कोई हिडन एजेंडा छुपा हो। और तभी अंकल जैंग अपना इंट्रोडक्शन फिर से देने लगे, मेरा नाम जैंग क्यूआन। मैं ग्रीन प्लम आइलैंड के रेन स्टॉप फेस्टिवल का कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर हूँ। और सीधा बॉम्ब गिराते हुए बोले, एकदम कैजुअल टोन में, जैसे बस मुझे नूडल्स खिलाने बुला रहे हो। वो बोले, युमियान, इस साल की रेन स्टॉप गर्ल तुम बनोगे? मैं बस आंखें फाड़ के उनकी तरफ देखता रह गया। उनका चेहरा तो इतना सिंसियर, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज, वेट, व्हाट? रूम एकदम साइलेंट, सब फ्रीज हो गया। 10 सेकंड तक कोई आवाज ही नहीं आई, और फाइनली मैंने अपने गले से हल्की सी आवाज निकालते हुए कहा, हाँ, क्या सच में? अंकल जैंग ने और भी प्यार से समझाया, लेकिन उनके वर्ड्स और भी कंफ्यूजन निकले। देखो, तुम्हारी एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत सुटेबल हैं, और तुम्हारे दादाजी ने भी बोला कि तुम अभी तक पढ़ाई में बिजी थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तुरंत दादाजी की तरफ घूमा। उनके साइड से बस एक ही वाइब आई। वो आसमान को देख रहे थे, फिर जमीन को, फिर दीवारों को, बस मेरी तरफ नहीं। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन मुझे अंदर से ही डाउट हुआ, दादाजी ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अंदर आने से पहले देखा था कि वो दोनों अंकल्स के साथ बड़ी इजीली बात कर रहे थे,
और अभी सडनली सिलेक्टिव हियरिंग लॉस, जस्ट लाइक अ हस्की। मैं थोड़ा और स्ट्रगल करने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन मैं तो 2 महीने में 19 का हो जाऊंगा ना, और रूल तो ये था ना कि रेन स्टॉप गॉडेस के लिए लड़का अंडर 18 होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए। अंकल लियो ने तुरंत करेक्ट किया, अरे वो डिससैटिस्फाइड नहीं, नॉट ओवर है, मतलब जो लड़का 18 का है या उससे छोटा है सब चलेगा। तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम गॉड के भेजे हुए सवियर। मैंने अपनी भावों वाली भवें चढ़ा ली और बस कंफ्यूज टोन में बोल दिया, हाँ मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ, खाना तक प्रॉपरली नहीं खाया, इतना बड़ा डिसीजन, वो भी इतना सडन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। अंकल जैंग ने देखा कि मैं लिटरली शॉक मोड में हूँ, तो वो हाथ हिला के बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, अच्छे से सोच लो। फिर वो खड़े हो गए और अंकल ल्यू के साथ निकलने लगे। चलते चलते ही अंकल जैंग बोलते जा रहे थे, वैसे हमको नेक्स्ट डोर भी जाना है, इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले वाली गॉडेस साइकिल से गिर गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा हुआ आशैन है, उसने तुरंत हाँ कर दिया हेल्प करने को। इतने साल से सैक्रिफाइस करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा सिंसियर तो वही लगता है। अंकल ल्यू भी हाथ पीछे बांध कर निकल रहे थे और उनकी टोन में भी रिलीफ था। बोले, हाँ वरना इस साल तो बहुत पंगा हो जाता, इस बार कोई यूनिवर्सल या यूनिवर्स डॉक्यूमेंट्री टीम भी आ गई है, काउंटी मजिस्ट्रेट ने स्पेशल इम्पोर्टेंस दी है। बस सोचो अगर आशा ना होता तो हमारी तो वाट ही लग जाती। मेरे दिमाग में एक ही नाम घूम गया, नेक्स्ट डोर, आशैन, मतलब यान कोंगशैन। वो दोनों दरवाजे के पास रुक के पलट गए। अंकल जैंग ने सीधा कंफर्म कर दिया, हाँ इस साल का डिवाइन जनरल वही है। मैं एकदम फ्रीज, नॉलेज का नया ब्लैक होल जो खुल गया था। डिवाइन जनरल, ये क्या होता है? मैंने तो ये पहली बार सुना था, वेनिंग ने भी कभी मेंशन नहीं किया। अंकल ल्यू ने सिंपल शब्दों में समझाया, अरे डिवाइन जनरल मतलब वो बंदा जो गॉडेस को प्रोटेक्ट करेगा, पोजीशन के टाइम गॉडेस के साइड खड़ा रहेगा और उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ेगा। मेरे दिमाग ने तुरंत ट्रांसलेट कर दिया, तो मतलब गॉडेस को प्रोटेक्ट करने वाला, अम्ब्रेला पकड़ के साथ चलने वाला आदमी। मेरे दिमाग में एकदम फिल्मी सीन चल रहा था। मीको शिप पे बैठी एक गॉडेस, चेहरा धुंधला, हल्की सी डिवाइन ऑरा के साथ। अचानक भीड़ में शोर मच जाता है और कोई अननोन ऑब्जेक्ट गॉडेस की तरफ फेंका जाता है। उसी वक्त एक लंबा साया, एक डिवाइन जनरल अपना बड़ा सा अम्ब्रेला हिलाता है और सबसे पहले उस गॉडेस को अपनी बाहों में संभाल लेता है। 2 आंखें मिलती हैं और वो नजर, वो साइलेंस, जैसे दोनों के दिल अंदर सब कुछ कह दिए हो। अरे रुकना जरा, मेरी अपनी सोच ने मुझे झटके से रियलिटी में खींच लिया। अंकल जैंग और अंकल ल्यू गेट तक जा चुके थे, पर मेरी आवाज सुनकर रुक गए और पलट के मुझे ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो, हाँ बेटा अब क्या? मैं जोर से बोला, अब मैं गॉडेस बनने के लिए रेडी हूँ। अंकल जैन की आंखों में हैरानी थी, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी आंसर दे दूंगा। क्या मतलब? उन्होंने कंफर्म करना चाहा। मैंने एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग वाली आवाज निकाली, हाँ बिल्कुल हाँ, मैं गॉडेस बनने के लिए तैयार हूँ। अंकल जैंग और अंकल ल्यू ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के चेहरे पर रिलीफ और खुशी की स्माइल छुप नहीं पाई। बोले, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, तुम तो कमाल के निकले, बिल्कुल हेल्प कर दिया तुमने। और दोनों एकदम ग्रेटफुल टोन में मुझे थैंक यू बोलते हुए सीधा नेक्स्ट डोर यानी यान कोंगशैन के घर की तरफ निकल गए। मैं पलटकर अंदर गया तो दादाजी पहले से ही दरवाजे पे खड़े थे, हाथ पीछे बांध के एकदम स्लाई स्माइल के साथ बोले, मुझे तो पता था कि तुम हाँ करोगे। उन्होंने एकदम प्राउडली बोला, हमारा मियान मियान का दिल सबसे ज्यादा नरम है। मैंने अंदर ही अंदर फेस पाम मारा। दादाजी आपको क्या पता, ये नरम दिल नहीं, ये तो सीधा ऑब्सेशन है। रात के 8 बजे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और यान कोंगशैन का डोर नॉक किया। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वो, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। फिर बोला, सुना है तुम गॉडेस ऑफ द ईयर बन रहे हो। बस एक लाइन और मेरा चेहरा तुरंत लाल, कान तक टपक गए थे शर्म से।
दादाजी ने बोला हेल्प करने को। मैंने जल्दी से उसे अंदर धक्का दिया और खुद पलट कर पूछा, और तुम तो डिवाइन जनरल बन रहे हो ना? उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई, बहुत हल्की, बहुत फ्लीटिंग, जैसे मेरे इमेजिनेशन का खेल हो। फिर उसने सीधे कहा, तुम क्यू क्यू के साथ खेलो, मैं एक सिगरेट पी के आता हूँ। दरवाजा पीछे से बंद हो गया और मैं लिविंग रूम में फिर अकेला, इस बात पे खुश कि आज मैंने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा था। क्यू क्यू ब्लॉक्स का गेम खेल रही थी, पर क्लियरली हमारी बातें उसने सुन ली थी। उसने कैजुअल ही पूछ लिया, ये गॉडेस क्या होती है? मैं उसके पास जाके बैठा और बोला, गॉडेस मतलब एक फेरी जो आसमान से आती है। उसने नाक सिकोड़ कर बोला, अच्छा, तो फिर काउहर्ड और वीवर गर्ल वाली कैटेगरी की है क्या? मैं थोड़ा हैरान, वो कौन सी कहानी है? और उसने एकदम टीचर जैसे डिटेल में कहानी शुरू की। काउहर्ड बोलता हुआ बेल, चुपके कपड़े चुरा लेना, फेरी के पास फेदर रोब ना हो तो वो वापस आसमान न जा पाए, और उसके बाद उनकी शादीशुदा लाइफ और अलग हो जाना, और फिर साल में एक दिन मिलना मैकपाई ब्रिज पे। उसने सारी कहानी फिनिश करके मुझे सीरियस आंखों से देखते हुए पूछा, तो तुम्हारी वाली गॉडेस वीवर गर्ल को जानती है क्या? मैं थोड़ा अटक गया, फिर बोला, शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं पता। क्यू क्यू ने एक बड़ा सा रिलीफ साय लेते हुए कहा, ठीक है, अच्छा है ये, बल्कि बेटर है। वीवर गर्ल का दिमाग ना ज्यादा तेज नहीं लगता, दोस्त बनाने लायक नहीं है वो। और सुनो, अपना फेदर रोब ध्यान से संभालना, कोई अजीब आदमी आके चुरा ना ले। छोटी है पर बातें, उफ, जैसे कोई बड़ी आंटी। पर मैं सोच रहा था, अगर रोब चुराने वाला कोई और हो तो, जैसे वो जो खिड़की के बाहर खड़ा है, तो क्या मैं भी मना कर पाऊंगा? मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। यानकोंग शैन कोर्टयार्ड में खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में फोन का स्क्रीन ग्लो कर रहा था, और मैं बस खिड़की के उस पार उसकी सिलुएट को चुपके से देखता रह गया। मुझे लगता है ये मिस्ट्री वाली हवा उसके आसपास और भी सूट करती है, जैसे वो सिगरेट के धुएं के साथ एकदम नेचुरली ब्लेंड हो जाता हो। मैंने थोड़ा मजाक में क्यू क्यू से बोला, क्या पता वीवर गर्ल पहले से ही काउवर्ड पे फिदा हो। उसने सोचा होगा, लड़का हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, और फिर एक ओल्ड ऑक से सेटिंग करके क्लोज चुरा दिए होंगे ताकि दोनों शादी कर सके। दिल में सोचा, अगर यानकोंग शैन मेरे कपड़े चुराने आए कभी, तो मैं तो खुद उन्हें सबसे विजिबल जगह पर रख दूंगा। क्यू क्यू ने एकदम जजी आईज से मुझे देखा, चुपचाप से मुझे मेजर किया, फिर बोली, इवन सो, जीनू की आंखों में प्रॉब्लम थी, जिस लड़के को पसंद किया वो तो चोर निकला। मैं बस चुप हो गया, हार मान के सर हिला दिया, फिर बोला, हाँ, तुम ही सही कह रही हो, वीवर गर्ल का दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं था। थोड़ी देर बाद यानकोंग शैन वापस आया और क्यू क्यू ने तुरंत उसे रोका, एकदम सीरियसली बोला कि मुझे ध्यान से गार्ड करे और कपड़े कोई स्टील ना कर ले। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और फिर उसे पूरा सीन समझाया। यानकोंग शैन ने क्यू क्यू की बात लाइटली नहीं ली, बल्कि बहुत ही सीरियसली सर हिला के बोला, आई नो, मैं उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करूंगा, अच्छे से। उसके वर्ड्स एकदम कैजुअली बोले गए थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही इफेक्ट छोड़ गए थे। फिर वो सीधा किचन चला गया, मैं भी पीछे गया तो देखा फ्रिज से उसने एक कैन निकाली थी। एक कोक मुझे देने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक लास्ट सेकंड में चेंज करके मेरे हाथ में एक आइस कोल्ड बियर थमा दी। मैं थोड़ा कंफ्यूज ही खड़ा रहा और अगले ही सेकंड उसने पॉप करके कोका खोला और खुद पीने लगा। मेरे हाथ में एक तरफ बियर और दूसरे के पास कोक। ठंडी कैन से पानी के ड्रॉपलेट्स मेरी उंगलियों से स्लाइड हो रहे थे और मेरा दिमाग और ज्यादा डिजी लगने लगा। क्या सच में ये सब इतना इनोसेंट था जितना दिख रहा था, या फिर इसमें कुछ और हिडन था? दिल में सवाल आया और मैं कह ही दिया, भाई, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो क्या तुम उसको अपने पास रखने के लिए कुछ भी करोगे? यानकोंग शैन ने एक बड़ा गल्प बियर का लिया। ठंडी से लिक्विड उसके लिप्स से नेक तक स्लाइड हुई और वो कैजुअली अपना टी शर्ट का हेम उठाकर वाइप करने लगा। और उस मोमेंट पे वो 8 पैक एब्स मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुए। मेरा गला एकदम सूखा पड़ गया।
मेरी आवाज भी थोड़ी खुरदुरी हो गई। मैंने शब्दों को फिर से बदलते हुए पूछा, मेरा मतलब, अगर तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो तो क्या तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे उसको पास रखने के लिए? उसने आंख उठाकर मुझे देखा, हल्की सी मॉकिंग स्माइल के साथ, फिर बोला, जैसे कपड़े चुरा लेना। मैं हेल्पलेस होके बोल पड़ा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। क्या तुम करोगे? उसने थोड़ा सोचा, फिर कॉर्नर से एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोला, जो जाना चाहता है उसे तुम कभी भी रोक नहीं सकते। घर पहुंचते ही मैंने वीबो पर एक पोस्ट डाली। रिप्लाईज भी जल्दी आने लगे। पोस्ट में लिखा था मैंने, मैं एक ऐसी चीज ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं की। शायद परफेक्ट ना हूँ, लेकिन एक बात तो श्योर है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और मैसअप भी नहीं। रिप्लाईज भी तुरंत ही आने लगे। एक ने लिखा, यंग लोगों को हमेशा ब्रेव होना चाहिए, चैलेंज लेना ही ग्रोथ है। दूसरे ने लिखा, अरे पर चैलेंज है क्या? तीसरे ने लिखा, वर्क या किसी को प्रपोज करना, 233 या फिर कार्ड डिलीवरी। अंकल जैंग ने बोला था कि ऑफिशियल रेनस्टॉप फेस्टिवल से पहले 2 रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं और यानकोंग शैन डिनर के बाद सीधा डेजिग्नेटेड जगह पहुंचे, एक प्राइमरी स्कूल के इंडोर जिम्नेशियम में। स्कूल छुट्टियों की वजह से खाली था और जिम हॉल को ही फेस्टिवल का टेम्पररी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस बनाया गया था। जब यानकोंग शैन ने कार पार्क की, हम दोनों एक साथ हॉल की तरफ चले तो रास्ता काफी डार्क था, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक जगह से रोशनी आ रही थी, वो भी जिम के अंदर से। और इस गोस्ट लाइक साइलेंस को तोड़ने का काम किया एक फ्रॉग चॉयर ने। स्कूल के छोटे पॉन्ड से शायद हर एक फ्रॉग एक दूसरे से compete कर रहा था लाउडेस्ट सिंगर ऑफ द नाइट का अवार्ड जीतने के लिए। मैं भी ध्यान से उनका कॉन्सर्ट सुन रहा था, तभी पता नहीं क्या पैर के नीचे आ गया। मैं स्लिप हुआ और सीधा मड में गिरने वाला था। बस टाइमली रिएक्शन लिया और मैंने यानकोंग शैन का आर्म पकड़ लिया। उसका बैलेंस एकदम स्टेडी था। मैं अपने वेट के साथ लटक भी जाता तो भी वह बस हल्का सा टर्न हुआ और रुक गया। डार्कनेस में उसका प्रोफाइल बस थोड़ा लाइट पकड़ रहा था और बिना कुछ कहे वो बस रुक गया, जैसे मुझे टाइम दे रहा हो खुद को संभालने का। फिर उसने अपनी काम वॉइस में कहा, इतना डार्क है यहाँ, मैं तुम्हें लीड करता हूँ। और अगले ही सेकेंड उसका पाम मेरे पाम को फर्मली पकड़कर आगे खींचने लगा। बस मेरी हार्ट बीट ने एक और लेवल क्रॉस किया। राउंडिंग अप, ये मेरी जिंदगी का पहला हैंड होल्डिंग था। मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं ज्यादा ऑब्वियस ना हूँ, पर अगर अभी थोड़ी सी भी रोशनी होती तो यानकोंग शैन पीछे मुड़कर देखता तो पक्का मेरे फेस पे कार्टूनिस्ट स्मिक फ्रीज हो जाती। मेरे दिल के अंदर छुपा हुआ मेरा छोटा स्पैरो एकदम स्टेज पर चढ़ गया था। रोज मुंह में दबाकर फ्रॉग चॉर के बीट में रिदमिक जिम्नास्टिक डांस कर रहा था और थॉमस स्पिन करके एंड में पोज भी मार दिया। मैंने चेस्ट पे हाथ रखा और साइलेंटली साई किया। क्या जरूरत है इस छोटे स्पैरो को इतना ड्रामा करने की? बस 20 मीटर का रास्ता था पार्किंग से जिम तक और वो भी तुरंत खत्म हो गया। यानकोंग शैन ने जिम का हेवी डोर एक ही हाथ से पुश करके खोला। अंदर से ब्राइट लाइट बाहर आ गई और जैसे ही लाइट ने हमें कवर किया, उसने नेचुरली मेरा हाथ छोड़ दिया। शॉर्ट और स्वीट पल बस वहीं खत्म। जिम के अंदर एंटर होते ही मुझे एकदम मिनी विलेज असेंबली वाइब्स मिले। अंकल जैंग के अलावा और भी लोग खड़े थे, कुछ तो अपने गांव के पहचाने हुए चेहरे और कुछ लोग नए, शायद पड़ोस के गांव से बुलाए गए थे। हॉल के बीचों बीच एक प्रॉब ने सबका ध्यान खींच लिया। आधे आदमी जितना ऊंचा एक सेडान चेयर, जिसे ये लोग मिकोशी कहते हैं, पूरा काला रंग, उस पे लाल रोप्स लटकी हुई, 3 साइड पे गार्ड रेल और पीछे एक लाल सिल्क स्क्रीन खड़ी। सेडान चेयर बोलने से ज्यादा वो एक जायंट एग्जीबिशन स्टैंड लग रहा था। मेरी क्यूरियस नजर वहां अटकी तो अंकल जैंग तुरंत पास आ गए और इंट्रोडक्शन देते हुए बोले, ये वही मिकोशी है जो मैं अपने जबाने में यूज करता था। पेंट तो कितनी बार उतरा है कि अब बस खुदा जाने कितने साल और चलेगा। फिर उन्होंने साइड का बैम्बू बार उठा कर दिखाया। इसे उठाना होता है, 24 लोग एक साथ लगते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, तुम बीच में फेंट नहीं होगे,
रिहर्सल असल में बस मेरे और यानकोंग शान के लिए अरेंज की गई थी। बाकी सब तो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके स्टेप्स तो एकदम सेट थे। दूर से अंकल लियू भी आए और कैजुअली बोले, मियान मियान की बॉडी शेप को देख के लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, आज शैन तो आराम से उठा लेगा। मैं तुरंत अटका, क्या उठा लेगा मतलब? अंकल लियू ने डिटेल दिए, देखो गॉडेस का फेदर रोब सफेद होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और वो शूज भी नहीं पहनती, बैरफुट चलना होता है ना, इसीलिए जब गॉडेस सेडान पे चढ़ेगी तो डिवाइन जनरल उसे उठाकर सीट पे बिठाएगा। और उन्होंने फिंगर पॉइंट करके दिखाया डायरेक्टली मेरे और यानकोंग शान की तरफ, और बोले, चलो अभी ट्राई करके देख लो। मेरे अंदर शॉक की वेव ही चल गई। इतना सडन, मुझे तो मेंटली प्रेप का टाइम भी नहीं मिला। और उसके पहले कि मैं कुछ प्रोसेस करता, यानकोंग शान ने बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए सीधा आकर मेरी वेस्ट पकड़ ली। उसके पाम का हीट मेरे टी शर्ट से सीधा स्किन तक पहुंच गया था। लग रहा था जैसे स्किन बर्न हो जाएगी। यार आज का क्लोज कांटेक्ट लेवल थोड़ा ज्यादा ही हाई है, मेरी सिस्टम ओवरलोड होने वाली है। और तभी उसकी काम डीप वॉइस मेरे ईयर के पास से निकली, रिलैक्स। और मेरी कंडीशन सीधे एक वॉकिंग ज़ॉम्बी जैसी, फ्रोजन, नो मूवमेंट, बस दिल की धड़कन फुल ब्लास्ट पर। अंकल ल्यू ने साइड से काउंटडाउन देने लगे, ओके रेडी, 1 2 गेट अप। और जैसे ही उन्होंने 3 बोला, मेरी पूरी बॉडी एकदम हल्की लगने लगी। मैं हवा में था और नीचे यानकोंग शान के दोनों हाथ मुझे फर्मली हक करके उठा चुके थे। मेरे मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और मैंने तुरंत अपनी थ्रोट दबा ली और रिफ्लेक्स के तौर पर दोनों हाथ उसके गले के इर्द गिर्द डाल दिए। परफेक्ट, अंकल जैंग की आवाज गूंजी, जैसे बस इसी मोमेंट का वो इंतजार कर रहे हों। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, चलो अब 2 कदम लो और सीधा मिकोशी की तरफ बढ़ो। यानकोंग शान ने एकदम कामली अपना स्टैंस एडजस्ट किया और मुझे थोड़ा और कस के पकड़ लिया। उसके कदम बिल्कुल स्टेबल थे और उसके अंदर एक अजीब सी एफर्टलेस कॉन्फिडेंस थी। बीच में कैजुअली मुझे बोला, तुम बहुत पतले हो, ज्यादा खाया करो। मैं उसके शोल्डर पर चीक टिकाते हुए थोड़ा सल्किंग टोन में डिफेंड करते हुए बोला, रोज लंच फुल फिनिश करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं, बस हाइट ग्रो कर रहा हूँ ना, इसलिए मीट थोड़ा कम है। मिकोशी के पास पहुंचकर उसने मुझे बड़े जेंटली लिफ्ट करके बिठाया, जैसे कोई प्रेशियस चीज प्लेस कर रहा हो। फिर स्टैंडिंग स्ट्रेट होकर मेरे बालों को एक छोटी सी रब दी, कैजुअल पर दिल हिलाने वाली। फिर बोला, कल से एक एक्स्ट्रा डिश ऑर्डर करूंगा, अच्छी तरह फिनिश करना। पीछे से एक लाल ऑयल पेपर अम्ब्रेला निकाला गया। यानकोंग शान ने आगे बढ़कर उसे खोला और मिकोशी का स्क्रीन के जस्ट पीछे जाके प्रॉप कर दिया। एकदम गार्डियन जैसा वाइब था। अंकल जैन की इंस्ट्रक्शंस तुरंत घूमी, हाँ बिल्कुल सही, आशन अब तुम थोड़ा तिरछे होकर पीछे बैठो, क्रॉस लेग, और मियान मियान सीधे घुटने पर बैठो, क्रॉस लेग गॉडेस अच्छी नहीं लगती। सबके अपने अपने पोजीशंस पे फिक्स होते ही मिकोशी के आसपास लोग एक लाइन में रेडी हो गए। अंकल लियू ने अपना रोल संभाला, वो लाउड स्लोगन शाउट करेंगे और अंकल जैंग साइड पे खड़े थे जहां से वो पूरा फॉर्मेशन कंट्रोल करेंगे, रिदम एडजस्ट करेंगे। और फिर एकदम से हॉल में एक ही आवाज घूमी, 1 2 3। जब अंकल लियू ने फुल जोश के साथ 3 चिल्लाया तो पूरा सेडान एकदम से हिल गया और फिर धीरे धीरे हवा में उठ गया। 1 2 3। डजन्स ऑफ वॉइसेस एक साथ घूमी जिम्नाशियम के अंदर और हर 3 पर मिकोशी का एक और स्टेप फॉरवर्ड होता। पूरा फ्लोर वाइब्रेशन से गुनगुनाता। पहले ही बार में समझ गया कि ये चीज इतनी स्लो और हैवी है कि बिना कोऑर्डिनेशन 1 इंच भी नहीं हिलेगा। रिहर्सल खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे और जब कार से घर लौट रहे थे तब 10 क्रॉस कर गया था। यानकोंग शान ने कार पार्क की और मेरे साथ चलकर दादाजी के घर तक आया, जहाँ क्यू क्यू सोफे पे ही सो गई थी। वुडन सोफे पर महाजोंग मैट बिछा हुआ था, जिससे उसके छोटे गाल लाल हो गए थे। टेबल के साथ ही एक पिलो पर उसका प्रोस्थेसिस पड़ा था। साइड में खड़ा फ्लोर फैन उसकी तरफ घूम घूम कर हवा दे रहा था और दादाजी हाथ में पंखा लेकर मॉस्किटोज उड़ा रहे थे। यानकोंग शान ने दादाजी का शुक्रिया अदा किया
और बहुत ही केयरफुली अपनी बेटी को गोद में उठाया। मैंने प्रोस्थेसिस उठाया और उनके पीछे चल पड़ा। उस वक्त एक अजीब सी चुभन हुई। पूरी कोशिश के बावजूद मैं कभी उसकी डिसेबिलिटी को कॉन्शियसली नोटिस नहीं करता था, लेकिन आज जब अपने हाथ से उसका प्रोस्थेसिस उठाया तो दिल में एक हल्का सा वाई हर वाला थॉट उभर आया। नॉट पिटी, बट एक प्योर सी दुख भरी फीलिंग थी कि इतनी छोटी सी एज में उसे इतना दर्द झेलना पड़ा और उसका बाप बस एक सेल्फिश कमबैक। मैं उनके साथ घर के अंदर गया और इस दफा पहली बार ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर, वो फ्लोर जहां मैं कभी पहले घुसा ही नहीं था। एकदम मिस्टीरियस जोन जैसा लग रहा था। ऊपर जाते ही 3 रूम सामने आए। एक क्यूक्यू का बेडरूम, एक एकदम नीटली सेट किया हुआ स्टडी और तीसरा रूम एक क्लोज डोर, जिसका जवाब ऑब्वियस था कि वो यान कोंगशान का रूम है। क्यूक्यू का रूम बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसा था, पिंक और सॉफ्ट। बेड के ऊपर एक हल्का सा पिंक व्हील लटक रहा था और एक कोने में छोटे छोटे डॉल्स का पूरा पहाड़ बना था। मैंने उसका प्रोस्थेसिस आराम से बेड साइड टेबल के पास रख दिया ताकि कल सुबह उठते ही वो उसे इजीली ले सके। यान कोंगशान ने केयरफुली उसे बेड पर लिटाया, फिर एसी ऑन किया, व्हील खींचकर उसके छोटे वर्ल्ड को सिक्योर कर दिया और उसके बाद मुझे लेकर बाहर निकला। जब हम पोर्च से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक उसकी आवाज पीछे से आई। वो एक कार एक्सीडेंट था। मैं एकदम से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो ईव्स के नीचे खड़ा था, जैसे अभी अंदर वापस जाने का उसका कोई प्लान ही नहीं हो। पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल रहा था। मेरे पैर वहीं जम गए। उसके वर्ड्स इतने सडन थे कि चलकर निकलना मुश्किल लग रहा था। उसने मुझे देखकर हल्का सा स्माइल किया, सिगरेट को लिप्स में दबाकर लाइटर जलाया और धीरे से बोला, तुम ऐसे लग रहे हो जिसे रियली सब जानना चाहते हो। उसके हेड के ऊपर जो वैली थी वो धीरे से नीचे गिरती जा रही थी। मुझे तुरंत लास्ट टाइम वाली उसकी गुस्से भरी साइलेंस याद आ गई और मैं घबरा कर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे जानना जरूरी नहीं। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो बिल्कुल मत कहो। लेकिन उसने बस पिलर के पीछे टेक ली और एक गहरा ड्रैग लेकर स्मोक बाहर छोड़ा। मूनलाइट उसके चेहरे पर गिर रही थी और उस वक्त वो इतना जेंटल और अनरीचेबल लग रहा था कि ऑनेस्टली कोई भी उसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। एटलीस्ट मैं तो नहीं। मैंने फिर धीरे से कहा, अगर तुम कहना चाहते हो तो मैं सुनूंगा। पीछे हाथ ले जाकर अपनी उंगलियां तोड़ रहा था, अंदर से नर्वस पर बाहर काम दिखने की कोशिश। और फिर वो फाइनली बोला, क्यों सिर्फ 18 महीने की थी मेरी बहन के साथ जब उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी हेड वैल्यू धीरे धीरे अब ब्लू होने लगी। ये सब सुनकर मेरा दिल एक अजीब से बोझ से भर गया। उसने एक्सीडेंट्स की डिटेल बताई। सब कुछ नॉर्मल था, बस एक रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से बस कुछ ही पल पहले एक प्राइवेट कार ने कंट्रोल खो दिया और सीधा उनकी टैक्सी से टकरा गई। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जब एक्सीडेंट हुआ, यान कोंगशान की बहन ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को अपनी बॉडी से ढक लिया था। एक माँ होने का फर्ज निभाते हुए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन इस ममता भरी हिम्मत की कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। छोटी सी क्यू बच तो गई, लेकिन उसने अपनी एक टांग हमेशा के लिए खो दी। और उस वक्त डिंग बाइजू, जिसे फैमिली का सहारा बनना चाहिए था, वो अब्रॉड में अपनी नई शादी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, पैसा उड़ा रहा था और इधर पूरी जिंदगी बिखर रही थी। यान कोंगशान की आवाज पत्थर जैसी कोल्ड हो गई थी। मेरी बहन ने मुझे स्कूल से बड़ा किया, साथ खड़ा किया। उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए जलाई थी और मैं उस दिन खुश था कि उसके साथ डिंग बाइजू जैसा कोई है जो उसको भी खुशी देगा। पर वो आदमी उसे भी छोड़ गया। 10 साल साथ रहने के बाद भी उसे पैसों के लिए बेच दिया। उसने सिगरेट का आखिरी ड्रैग लिया, फिर सिगरेट बट को जमीन पर फेंका और पैरों तले मसल दिया। फिर बोला, लेट हो गया है, अब जाके सो जाओ। बस इतना ही बोला, लेकिन उसकी भौं में अभी भी एक ठंडी दबी हुई आग जल रही थी। उसके सर के ऊपर जो नंबर था वो धीरे धीरे 40 पर आ गया, एकदम से ब्लैंक, थोड़ा ब्रोकन सा। मैं अपने पैर वापस ले जाने ही वाला था, पर दिल बोला, ऐसे कैसे जा सकता है?
छोड़ दूंगा तो वो और टूट जाएगा। उसकी शक भरी नजर के सामने मैं सीधा उसकी तरफ चला गया और बिना सोचे अपने दोनों हाथ खोलकर उसे जोर से गले लगा लिया। मेरे वर्ड्स भी अपने आप निकल गए। सैड मत हो, तुमने क्यू क्यू को बहुत अच्छे से पाला है। तुम्हारी बहन को अगर सब देखने का मौका मिलता ना तो वो तुम पर गर्व करती। मैं कभी किसी को ऐसे कंफर्ट नहीं किया था। सब कुछ बिल्कुल सबकॉन्शियस था, जैसे अंदर से कोई फोर्स कर रहा हो। और उस मोमेंट का सच ये था कि एक्शन लेना बहुत इजी था, पर उसको होल्ड करना और भी मुश्किल। जितनी देर मैं उसे पकड़कर खड़ा रहा, उतनी देर में एम्बैरेसमेंट मेरी छाती में भरने लगी। मूनलाइट भी जैसे समझ गई। एक डार्क क्लाउड ने उसे कवर कर दिया, जैसे आसमान भी ऑकवर्ड हो गया हो। मैं तुरंत अपने होश में आया और जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मेरी नजर एक पल के लिए भी उसकी तरफ उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पर जैसे मुझे याद आया, मैंने उसे इन्फॉर्म करते हुए बताया, अरे हाँ, अंकल ने बताया था कि इस वीकेंड मुझे गॉडेस का मेकअप ट्रायल करना है, तो मुझे टाइम ऑफ लेना पड़ेगा बुक स्टोर से। जैसे ही यानकोंग शैन ने हाँ कहा, नाइट, गुड नाइट, मैं बस इतना ही कह पाया और बिना पीछे देखे सीधा भाग गया। मेकअप ट्रायल का दिन आया और फ्रैंकली बोलूं तो मैं अंदर से हिल गया था। रेन ड्रॉप फेस्टिवल के लिए गॉडेस बनने का वादा तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही मेकअप शब्द सुना, दिल में ऑकवर्डनेस का सुनामी आ गया। इस मेकअप ट्रायल के लिए मुझे यानकोंग शैन से लीव भी तो मांगनी पड़ी थी। उसने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया था, बस कैजुअली हाँ कर दिया था। लेकिन वेन्निंग भाई, वो तो ओवर एक्साइटेड हो गया। वो बोला, वाह यूमियान, तू सच में गॉडेस बनने जा रहे हो? अरे सोचो, हम बुक स्टोर का प्रमोशन करेंगे, डोर के सामने तुम्हारा एक बड़ा सा पोस्टर चिपका देंगे, लिखेंगे द गॉडेस इज हियर, फ्री फोटो अपॉर्चुनिटी। कस्टमर्स लाइन में लग जाएंगे। मेरे हाथ पैर तुरंत ठंडे हो गए। मतलब सोचो, मेरा वुमेन्स मेकअप पोस्टर सबसे विजिबल जगह पे, और मैं मैस्कॉट बन के लोगों के साथ फोटो खिंचवाऊं। बस उसी पल मेरे टोज जमीन में घुस गए। पूरा एम्बैरेसमेंट बॉडी के बाहर निकल रहा था। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बेचारे से वॉइस में बोला। पर वेन्निंग ने मेरी बात सुनी ही नहीं, उल्टा और ज्यादा ड्रीम करने लगा। बोला, अरे तुम समझ ही नहीं रहे, अभी वुमेन्स ड्रेसअप वायरल होता है, नेट पे डाल देंगे तो तू सेलिब्रिटी बन जाएगा। मेरा दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, मुझे वुमेन्स वियर से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं खुद वुमेन्स एल्डर बनना ही नहीं चाहता। और ये बंदा इतना नॉलेजेबली वुमेन्स फैशन डिस्कस क्यों कर रहा है? कहीं स्पेशल हॉबी तो नहीं? उसी दिन शाम को डिनर के बाद जैसे ही क्लॉक ने 7 बजाए, डोर बेल बज गई। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया कि शायद वो मेकअप आर्टिस्ट आ गई होगी, और मुझे डर भी था कि कहीं दादाजी शायद बेल सुनने से मिस ना कर दें। इसीलिए मैं खुद ही सीधा नीचे दौड़ा। नीचे पहुंचा तो देखा दादाजी ने दरवाजा ऑलरेडी खोल दिया था और सामने थी सुनरुई। वो सीधा अपना सर अंदर घुसा के स्माइल कर रही थी। उसके पीछे खड़ी थी एक यंग लड़की, 20s की, पूरा प्रोफेशनल लुक। मेरा सरप्राइज फुल स्विंग पे था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनरुई ने आंख मारी और फुल कॉन्फिडेंट टोन में बोली, अपने कजिन को लेके आई हूँ, ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट है। फिर उस लड़की की तरफ मुड़ के उसे इंट्रोड्यूस कराया। चूटोंग, 26 इयर्स की, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटीज का मेकअप करती है यूजुअली। चूटोंग ने तुरंत अपनी कजिन को घूरा और नाराज होते हुए बोली, इंट्रो देना तो ठीक था, एज रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं बेचारा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बीच में घुसा, उनसे कैजुअल सा अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनको अपस्टेयर्स ले गया। सीन ये था कि दोनों के हाथ में बड़े बड़े सूटकेसेस थे। चूटोंग के पास एक 21 इंच का 3 लेयर कॉस्मेटिक केस था, पूरा लोडेड, और सुनरुई, उसके हाथ में तो आधे इंसान जितना बड़ा सूटकेस था। तो मैंने नेचुरली सोचा, अरे ये तो जरूर हैवी होगा, लेट मी हेल्प। बस मैंने सुनरुई का सूटकेस उठाने की कोशिश की और शॉक लग गया। वो तो बिल्कुल हल्का था, जैसे अंदर सिर्फ हवा बंद कर रखी हो। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही सवाल घूम गया, ये इतना बड़ा खोखला डब्बा उठाकर क्यों ले आई है ये लड़की? मैंने सुनरुई का बड़ा सा सूटकेस वॉल के साथ रख दिया और कैजुअली ही पूछ लिया, इसके अंदर क्या है? सुनरुई ने बिना मेरी तरफ देखे फुल कूल स्टाइल में जवाब दिया, तुम्हारा फेदर्ड आउटफिट गॉडेस मियान।
फिर उसने सीधा आके मेरे पिलो पर पड़े कॉमिक को उठा लिया और उल्टा पुल्टा करके पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आंखों का कॉर्नर ट्विच हो गया। अरे पेजेस गड़बड़ मत करना, मैं अभी वहीं तक पहुंचा था। पर देख के समझ गया कि वो तो सीधा फर्स्ट पेज से रीस्टार्ट कर रही है, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर दूसरी तरफ चू टोंग अपना बड़ा सा मेकअप का सूटकेस खोल चुकी थी, लेयर्स पे लेयर्स कॉस्मेटिक के, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। थोड़ा संभल कर मैं क्रॉस लेग बैठ गया उसके सामने। उसने एक वाइट रैबिट ईयर्स वाला हेयर बैंड निकाला और मेरे सर पर एडजस्ट कर दिया। मिरर में अपनी शेप देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैं गॉडेस बन रहा हूँ या बनी? चू टोंग ने मेरी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई और क्लोज से मेरी स्किन देखकर सरप्राइज हो गई। वाह, तुम्हारी स्किन तो कितनी क्लियर है, पोर्स भी नहीं दिखते हैं। मैं सोच रही थी कि इतने छोटे लड़के के फेस पर पिंपल्स या अनइवन टेक्सचर तो होगा ही, लेकिन ये तो बिल्कुल स्मूथ है और कितनी फेयर भी। बैकग्राउंड में सुनरी अभी पीछे बैठकर एप्पल खा रही थी। खाते खाते ही बोली, मैं तो बचपन से ही बोल रही हूँ कि यू मियान की स्किन बहुत ही अच्छी है और उसकी बड़ी सी आंखें भी। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती थी कि ये लड़का एकदम लड़की जैसा लगता है। मेरे ईयर्स एकदम रेड फील हुए, पर मैं कुछ बोला नहीं। चू टोंग ने कॉटन पैड पे कुछ स्प्रे करके मेरा फेस जेंटली वाइप किया और बोली, ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक टैंग जुआंग स्टाइल का रेफरेंस लेके रेडी कर रही हूँ। ये मेरा पहला ट्रेडिशनल फेस्टिवल प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं कि इफेक्ट कैसा बनता है। पर तुम टेंशन मत लेना, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने बस लाइटली सर हिला दिया और बोला, नो प्रॉब्लम, जो तुम्हें सही लगे करो। और बोलता भी क्या, पहले पहले तो मैं काउंट करने लगा कि कितने प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर लग रहे हैं। फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, कुछ ब्रश, लेकिन कुछ ही मिनट्स में मैं हार गया। बहुत ज्यादा है यार, छोड़ो, अब तो बस बैठे रहना ही एक इजी ऑप्शन है। मैं चुपचाप चेयर पे बैठा था, बॉडी एकदम स्टिल, और इतना लंबा प्रोसेस चल रहा था कि मैं आंखों में नींद सी आने लगी थी। बस टाइम पास के लिए मैंने चू टोंग से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। वो कैजुअली बता रही थी कि पहले के सालों में गॉडेस का मेकअप किसी भी गांव की लड़की कर देती थी। बस थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा पाउडर, काम खत्म। लेकिन इस साल सीन थोड़ा अलग था। फॉरेनर्स डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रहे थे और कंट्री मैजिस्ट्रेट भी पर्सनली इसकी देख रेख कर रहे थे। तभी अंकल जैंग को पता चला कि चू टोंग एक प्रोफेशनल फिल्म एंड टीवी मेकअप आर्टिस्ट है और उन्होंने मुझे सीधा बुलवा लिया। फाइनली 1 घंटे से ज्यादा टॉर्चर के बाद चू टोंग ने मेरा रिप कलर कंप्लीट किया, ब्रश साइड रखा और एकदम सैटिस्फाइड टोन में बोली, जियाओ रुई, जरा देख के तो बताओ कैसा लग रहा है। सुनरुई ने कैजुअल स्टाइल में कॉमिक से नजर उठाई, एक हाथ में एप्पल पकड़े हुए थी। बोली, देखती हूँ। उसने जैसे ही मेरा फेस प्रॉपर्ली देखा, उसके एक्सप्रेशंस एकदम फ्रीज हो गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसके मुंह के ऊपर जो मीटर में मैं महसूस करता था एकदम से ब्लू हो गया और फिर वो फट पड़ी। ये क्या बात हुई? एक स्टिंगी आदमी मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है मेकअप में? मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं एक्सेप्ट नहीं करती। फ्लोर पे गिर के लिटरली रोलिंग एंड स्लैपिंग करने लगी। मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सिर्फ तुम्हारी कजन की ओवर टॉप मेकअप स्किल्स हैं। और मैं मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख के बस एक ही थॉट आ रहा था, ये कौन है? ये मैं हूँ? इतना अजीब लग रहा है और स्कैरी भी थोड़ा। मिरर के सामने बैठकर मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। चेहरा एकदम सफेद कागज जैसा, आंखों के कोने तक फैला हुआ ब्लश, माथे पर चमकता हुआ फूल टीका, गालों पे 2 लाल गोल बिंदी जैसे दाग और होंठ बिल्कुल छोटे और गहरे लाल, जैसे एक छोटी सी तितली बैठी हो। जितना ज्यादा देखता गया उतना ही अजीब लगने लगा। फाइनली आंखों को घुमा लिया थोड़ा इरिटेट होके। चू टोंग ने अपना काम चेक करते हुए कामली कहा, काफी सक्सेसफुल लग रहा है। फिर उसने अपने वैनिटी बॉक्स से एक एक्स्ट्रा लॉन्ग विग निकाला और मेरे सेट पर सेट कर दिया। धीरे धीरे कॉम करके उसके पीछे लूज स्टाइल में बांधा। आज टाइम कम है तो बस ये सिंपल विग लगा रही हूँ। फेस्टिवल वाले दिन असली विग पे बहुत सारे हेयर पिन्स और एसेसरीज लगेंगे, काफी हैवी होगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। मेरे सर का स्कैल्प ऑलरेडी टाइट फील हो रहा था। अगर रिहर्सल विग ही इतना हैवी है तो असली दिन क्या होगा? अंदर ही अंदर मैंने अंकल जैंग को कोसा।
भाई फॉरेनर्स को असली चेहरा दिखाना है या मुझे टॉर्चर करना है? थोड़ा ओरिजिनलिटी पीपी तो छोड़ दो ना, इतना ब्यूरोक्रेटिक क्यों बनना है? उस टाइम तक सुनरी ग्राउंड पे रोलिंग मोड में थी। बोली, मियान मैं नहीं जी रही। यू मियान, तुम इतने इरिटेटिंग क्यों हो? तुम अब मेरी कभी गुड सिस नहीं बन सकती अनलेस। वो एकदम से उठकर बिल्कुल सीरियस फेस बना के बोली, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी ब्राइड्समेड बन जाओ, तब माफ करूंगी। मैं उसको बस ब्लैंक स्टेयर देते हुए धीरे से बोला, आर यू क्रेजी? जू टैंग ने उस मोमेंट पे बस अपनी आंखों को रोल किया और थोड़ा सार्कास्टिक चिन लिफ्ट करते हुए सुनरुई से कहा, ड्रामा बंद करो, कपड़े निकालो। सुनरुई ने नखरे वाले पाउट के साथ अपना बड़ा बॉक्स खोला और अंदर से एक वाइट लॉन्ग कोट निकाला जो डस्ट बैग में केयरफुली फोल्ड करके रखा था। मैंने सोचा था कि यूई बस एक नाम होगा कुछ माइथोलॉजिकल कपड़ों के लिए, लेकिन जब सुनरुई ने वो डस्ट बैग खोल के सच में एक यूई रोब निकाला तो मैं लिटरली फ्रीज हो गया। कपड़े 3 लेयर्स के थे। सबसे अंदर एक गाउन और ट्राउजर्स जो बस बॉटम वियर जैसा था। उसके ऊपर एक लंबी रोब बहुत ही सॉफ्ट और स्किन फ्रेंडली फैब्रिक में, सिंपल और प्लेन। और फाइनली आउटर मोस्ट रोब सामने आई, सबसे हैवी, सबसे गॉर्जियस, एकदम फेरी टेल वाली वाइब। मैंने कॉन्शियसली उंगली से उसके फेदर्स को टच किया, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे बादल को छू लिया हो। तो मैंने पूछा, ये सच में बर्ड फेदर है क्या? चू टोंग ने कैजुअली जवाब दिया, ओरिजिनल रोब तो क्रेन फेदर से बनाई गई थी, लेकिन इतने सालों में वो खराब हो गई, अब उसकी कॉपीज बनती हैं। तुम्हारे पास जो है वो 10 साल पुराना रेप्लिका है, गूस फेदर्स के साथ में बना हुआ, और तुम चौथे हो जो ये पहन रहे हो। मेरे अंदर एकदम से एक हेरिटेज वाली फीलिंग आ गई, जैसे कोई लीगेसी का पार्ट बन गया हूँ। एक सेकेंड के लिए तो नेशनल प्राइड जैसी वाइब आ रही थी, लेकिन उस इमोशन की बैंड ही बज गई जैसे ही सुनरुई और चू टैंग दोनों ने मिलके मेरे कमर का बेल्ट टाइट करना शुरू कर दिया। मैं लिटरली गास्पिंग, अरे इतना टाइट क्यों? बस थोड़ा तो कम करो, उल्टी आ रही है। सुनरुई ने बिना सिंपैथी के अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं, गॉडेस की वेस्ट मेरे से मोटी कैसे हो सकती है? तुम अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा और सोबर हो। चू टैंग ने भी जिद पकड़ ली, अंकल ल्यू का बेटा तुझसे छोटा था, सिर्फ 170 का, साइज ऑलरेडी ऑर्डर किया गया था उसके हिसाब से, अब चेंज करना मुश्किल है, बस बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करना मतलब क्या? मैं लिटरली सोच रहा था कि मेरी रिब्स अभी टूट ही जाएंगी। और ऊपर से पता नहीं कौन था जिसने पीछे से एक झटका मार के मुझे सीधा विंडो सिल पे धक्का दे दिया था। मेरी आधी बॉडी बाहर, आधी अंदर, विग अपनी पूरी शान के साथ शोल्डर से लटक रही थी और मैं फ्रेम पर चिपक कर बस सोच रहा था, अभी नहीं तो कल मैं सच में गॉडेस बन जाऊंगा, डायरेक्ट उड़ान भर के। हेल्प! मैं विंडो सील पे आधा लटका हुआ था, बेल्ट मेरी कमर टूटने पे तुली थी और मैं लिटरली चीख के बोला, बचाओ! लेकिन उसी वक्त एक ब्रीज चल गई, मेरी विग के लंबे लंबे बाल उलझ के हवा में उड़ गए और उसके साथ ही एक फैमिलियर सी सिगरेट की स्मेल आई। मुझे 2 सेकंड लगे समझने में कि ये स्मेल कहाँ से आई। फिर जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरी रूह ही निकल गई। यार्ड के उस पार यान कॉन्ग शैन खड़ा था, हाथ में सिगरेट, आंखों में वही शार्प गेज, और डायरेक्टली मुझे ही देख रहा था। मेरे मुंह से बस एक ब्रोकन सा शब्द निकला, ब्रदर। मेरे और उसके बीच सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का साइलेंस था, लेकिन मेरी तरफ से वो पूरे 1000 साल जैसा लगा। और उन सेकंड्स में मैंने क्लियरली देखा उसकी हेड की वैल्यू का रोलर कोस्टर। पहले वाइट 78, नेक्स्ट ही सेकंड में ड्रॉप करके 70, और कलर और हो गया डल ग्रे। बस उसने मेरी गॉडेस ट्रांसफॉर्मेशन देख ली थी और क्लियरली शॉक हो गया था। फिर मैंने उसे वीकली बुलाया, यूमियान, और तब जाके वैल्यू सडनली सोर हुआ 80 और कलर एकदम ब्राइट येलो। मेरा दिल लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल धड़क रहा था। येलो मतलब? लेकिन बस एक ब्लिंक ऑफ आए, नेक्स्ट ही मोमेंट में वो वैल्यू 60 पर क्रैश हो गई और कलर बन गया डार्क, डल, एकदम सीक्रेट टाइप ग्रे। मैं वहीं फ्रोजन खड़ा था, सिर्फ एक थॉट रिपीट हो रही थी, बस गया काम से। क्या मैंने अभी हेलुसिनेट किया, या क्या यान कॉन्ग शैन ने सच में मेरे लिए येलो टर्न किया था? ऑल राइट,
इट शुड बी फाइन। मैं अभी भी यानकोंग शैन के ऊपर की वो येलो फ्लैश को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि पीछे से मुझे एक झटके में अंदर खींच लिया गया। उसके बाद एकदम धमाल शुरू हो गया। सुनरे की वाह वाह कमेंट्री, शू टैंक की फ्लैश लाइट्स और हर एंगल से फोटोशूट। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी लॉन्च इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। मैं बेचारा पूरा टाइम साइड ग्लांस मार मार के विंडो की तरफ देख रहा था, लेकिन यानकोंग शैन का एक और ग्लिम्स भी नहीं मिला। आधे घंटे के टॉर्चर के बाद फाइनली मेकअप ट्रायल खत्म हो ही गया। चू टैंग और सुनरी दोनों अपना सामान उठा के निकले। मैं गेट तक छोड़ने गया। सी यू एट द रेन स्टॉप फेस्टिवल, बी केयरफुल ऑन द रोड। दोनों दूर चले गए। मैं गेट बंद करके जब वापस मुड़ने लगा तब नजर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यार्ड की तरफ गई, जहाँ वो थोड़ी देर पहले खड़ा था सिगरेट के साथ। बस अब खाली जगह थी। दूसरी फ्लोर की एक खिड़की पे लाइट जल रही थी। क्लियरली वो जागा हुआ था, लेकिन नीचे नहीं था। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आया, क्या मैं नॉक करूं? जाके डायरेक्टली पूछ लूं कि उसने क्या सोचा। लेकिन फिर दिमाग ने बोला, अरे पागल, अभी गए तो रैश लग जाएगा। और फिर अपने यूजलेस एबिलिटी पे मुझे गुस्सा आया। अगर रीप्ले फंक्शन होता ना तो बस एक क्लिक में कंफर्म हो जाता कि वो येलो था या नहीं। लेकिन एक और थॉट ने थोड़ा दिल और ठंडा कर दिया। अगर वो सच में येलो था भी तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा ना कि उसे लंबे बालों वाली लड़की पसंद है। मतलब मुझे लड़की समझ के येलो टर्न किया होगा ना। और इसी ख्याल ने मूड एकदम फ्लैट कर दिया था। फिर मैंने एक हल्का सा साय लेके उस फेंट सी रोशनी वाली विंडो को एक लास्ट टाइम देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। अगले 2-3 दिन बिल्कुल नॉर्मल चले। ना यानकोंग शैन ने उस रात का जिक्र किया, ना ही उसके बिहेवियर में कोई बदलाव देखा। मेरे साथ बात करते वक्त उसके ऊपर का सर का वैल्यू एकदम वाइट क्लीन, और मैं अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता गया। शायद मैंने ही गलत देखा था उस रात, क्योंकि सच बोलो तो यानकोंग शैन मेरे लिए येलो टर्न करे बिल्कुल आउट ऑफ पॉसिबिलिटी लगता है। फिर एक दिन मैं बुक शेल्फ अरेंज कर रहा था कि कॉर्नर ऑफ आई में मैंने एक पिंक शैडो गुजरती देखी। मेरे सारे सेंसेस एकदम अलर्ट मोड में चले गए। मैंने सॉफ्टली अपने हाथ और पैर हिलाते हुए उसके पीछे चला और देखा एक लड़की छोटी नोटबुक लेके सीधा यानकोंग शैन को ढूंढ रही थी। बुक के अंदर लिखा होता है पब्लिकेशन डेट, कौन सा पब्लिशर था और कितनी बार वो बुक प्रिंट हुई। मैं कभी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन पिंक गर्ल हर बार सीधा यानकोंग शैन के पास ही जाती थी। ये सिलसिला एक हफ्ते से चल रहा था। रोज वो स्टोर आती, रोज उसी नोटबुक के साथ, और उसके सर के ऊपर का नंबर दिन ब दिन ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। कभी कभी तो सीधा एकदम डार्जिलिंग येलो भी बन जाता था। उस वक्त मुझे समझ आया कि हाँ भाई, ये मेरी लव एंड राइवल है। मैंने मन ही मन उसका नाम रख दिया था पिंक गर्ल, क्योंकि हमेशा वो पिंक ड्रेस ही पहनती है, लंबी पतली है, लॉन्ग स्ट्रेट गोल्डन हेयर, और हर बार एक अच्छी सी फ्रेगनेंस लेकर आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यू ने कहा था कि आशान को मैचर लॉन्ग हेयर वाली वुमेन्स पसंद है। मेरे अंदर अलार्म बज गया। पिंक गर्ल ने फिर अपना नोटबुक खोला और यानकोंग शैन के सामने रखा। ये बुक है क्या? मैं उस वक्त शेल्फ के पास ही था। प्रिटेंड करते हुए मैंने एक किताब खींची और वापस रखी, पर मेरे कान पूरी तरह से लग गए थे उन दोनों की बात पे। जनरली क्या होता है, जो भी कस्टमर थोड़ा ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है तो यानकोंग शैन सीधा मुझे या वेनिंग को असाइन कर देता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है और क्लियर कर देता है कि उसका कोई फर्दर प्लान नहीं है। लेकिन पिंक गर्ल तो रोज आ रही थी और रोज इतनी ऑब्वियस थी। मुझे लगा अब तो लिमिट खत्म होने वाली है। मैं शेल्फ पकड़कर थोड़ा झुका, हाफ हेड बाहर निकाल कर देखा। रेडी था कि जैसे ही यानकोंग शैन मुझे बुलाए मैं स्पॉटलाइट हीरो एंट्री मार दूंगा। पिंक गर्ल की डिमांड्स भी इजी नहीं थी। उसके सारे बुक्स आउट ऑफ प्रिंट ही होते थे, बड़ी मुश्किल से मिलने वाले। यानकोंग शैन को भी टाइम लगता था इन्वेंट्री सर्च करने में, लेकिन ये लड़की स्मार्ट थी। एक दिन में सब नहीं मांगती थी, रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि रोज उससे बात कर सके। अभी तो उसने अपना नोटबुक और भी ज्यादा यानकोंग शैन के करीब कर दिया, इतना करीब कि उसके पर्सनल स्पेस को टच कर रहा था। यानकोंग शैन ने नीचे देखा, इंफॉर्मेशन पढ़ा और आईब्रोज थोड़े से पिंच हुए। क्लियरली वो कंफर्टेबल नहीं था। फिर उसने फाइनली बोला,
हाँ ये बुक है तो मैं अभी बुलाता। और जैसे ही उसने आंखें उठाकर देखा, वहीं पे एक्सीडेंटली मैंने अपनी किताब गिरा दी, नीचे झुका और सीधा उसके सामने अपीयर हो गया। मेरी टाइमिंग एकदम फिल्मी थी। मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर सोच रहा था, यस लुक फॉर मी, मैं कर सकता हूँ। और उसी पल मुझे लगा कि मैंने पिंक गर्ल के सारे प्लान्स को एक ही मूव में चेकमेट कर दिया। लेट मी फाइंड इट फॉर यू। मैं अभी भी स्क्वाटिंग पोजीशन में था, नीचे से बुक उठा रहा था। जैसे ही ये लाइन सुनी, शौक में सर उठाया, लेकिन उसकी नजर का एक टुकड़ा भी मुझे नहीं मिला। यांग कोंग शैन बस साइड से पिंक गर्ल का नोटबुक हाथ में लिए और सीधा उसे लेकर सेकंड फ्लोर चला गया। मेरे हाथ से वो किताब स्लिप कर गई और जमीन पे टपक गई। मेरे अंदर का मूड एक सेकंड में गिर के 0 बस हो गया। क्या मैं सच में ब्रोकन इन लव होने वाला हूँ? अभी तो समर खत्म भी नहीं हुआ, वेकेशन का आधा हिस्सा बाकी है। इतनी जल्दी, इतनी फास्ट स्पीड पे हार्ट ब्रेक। और सबसे अजीब तो ये था कि मुझे तो सुनरुई के पास रोना चाहिए था, लेकिन उल्टा लगता है कि अब सुनरुई मेरे सर पर हाथ रखेगी और बोलेगी, हाँ बेटा मैं समझती हूँ। सिर्फ सोच कर ही मुझे सफोकेशन हो रही थी। यांग शॉन का किसी और के लिए वही सर पर हाथ रखना, वही छोटी छोटी अफेक्शन देना, उफ, मैं तो मर जाऊंगा वहां। पूरा दिन एकदम उदासी में निकल गया। फ्राइडे को तो यांग कोंग शैन शहर गया था बुक्स लेने, स्टोर ही नहीं आया, बात करने का चांस ही नहीं मिला। सैटरडे को तो और भी ज्यादा। रेन स्टॉप फेस्टिवल नेक्स्ट डे था और उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया, तुम घर पर रेस्ट करो, बस बात खत्म। और मुझे लगता है शायद सिर्फ मेरा इल्यूजन हो, लेकिन दिल के कोने में एक डाउट क्लियरली बढ़ गया था कि हम दोनों के बीच बातें कम हो गई हैं। पहले जैसी छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरे सर पर हाथ रखना या हल्की सी टच वाली इंटीमेसी, वो सब उसने एकदम बंद कर दिया था। और जब मैं पजल पीसेस जोड़ता हूँ ना, तो बस एक ही बात समझ आती है कि शायद उसने मेरी फीलिंग समझ ली है और अब वो मुझे इग्नोर करके दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं सच में अपना पहला प्यार हार गया? हे गाइस, तो आई होप आपको आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और कमेंट जरूर करते जाना और सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं किया हो तो वो भी जरूर करके जाना। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगले एपिसोड में। गुड नाइट।